फ्रेंड्स, आज हम नीट 2019 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो फिजिक्स पार्ट में 45 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 2019 का पेपर देखें तो हम ये मॉडरेट टाइप का बोल सकते हैं। और 45 में से आप 30 क्वेश्चंस तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो आपके फॉर्मूला और डायरेक्ट थ्योरी बेसिस पे। और आपके थोड़े से भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 40 क्वेश्चंस तो आप इसके अंदर देख ही लोगे, ठीक है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन एक्सटेंडेड वायर पूछा है। तो हम अगर स्टेटमेंट देखें इसके अंदर, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द एक्सटेंडेड वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास वायर गिवन है, ठीक है, ऑफ लेंथ कैपिटल एल का। उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक लगा दिया मास एम का। जैसे ही हमने पास ब्लॉक लगाया मास एम का, तो हमें पता है कि अगर मास एम का ब्लॉक लगाएंगे तो इस वायर में एक्सटेंशन आएगा, और उसके बाद में लेंथ वायर की कितनी हो जाएगी, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। इसका मतलब हमारा एक्सटेंशन देखें यहाँ पे, है ना, डेल्टा एक्स देखें या डेल्टा एच देखें, हाइट का एक्सटेंशन देखें, तो कितना आया हमारा, स्मॉल एल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि वर्क डन यहाँ पे ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, अगर हम देखें ग्रेविटी ने वर्क डन यहाँ पे कितना किया, तो हमें पता है ग्रेविटी का वर्क डन कितना होता है, एम जी इंटू एच, है ना। एच क्या होता है, हाइट जितना एक्सटेंड हुआ, तो हाइट यहाँ पे स्मॉल एल एक्सटेंड हुआ है, तो इसका मतलब हमें ग्रेविटी का वर्क डन कितना है, एम जी इंटू एल। अब ये हमारा ग्रेविटी का वर्क डन है। तो अगर हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकालना है, ठीक है, तो कितना होता है, हाफ इंटू ग्रेविटी का वर्क डन। तो ग्रेविटी का वर्क डन यहाँ पे लिख देंगे तो मतलब आंसर आएगा हमारा हाफ इंटू एम इंटू जी इंटू स्मॉल एल, ठीक है। तो हमारा थर्ड आंसर सही है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ए मास एम इज अटैच टू ए थिन वायर एंड held in a vertical circle, the wire is most likely to break when। इसका मतलब यहाँ पे हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अगर हम देखें इसके अंदर, तो जो वायर है उसके ऊपर हमारा मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब ये ब्रेक होने का चांस होगा, ठीक है। तो वो हमें पता लगेगा कि वायर में टेंशन कितना है। तो जो हम कंडीशन देखें कि मैक्सिमम टेंशन किस कंडीशन के अंदर होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंशन निकालने के लिए हम देखें, अगर थोड़ा सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट के ऊपर हमारा मैक्सिमम टेंशन लगे, ठीक है। तो अगर हम देखें वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, अगर मैं दो इसके अंदर देखूं, दो कंडीशंस देखूं। एक कंडीशन ये कि जब हमारा मास हमारा क्या हो, बिल्कुल डाउनवर्ड पोजीशन पे हो, और एक बार कंडीशन देखूं अगर मैं हमारा मास क्या हो, बिल्कुल अपवर्ड पोजीशन के ऊपर हो, ठीक है। तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। दोनों कंडीशंस पे हम देख लेते हैं कि टेंशन्स क्या क्या आएंगे, ठीक है। अगर मैं इस पोजीशन पे देखूं तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर तो टेंशन हमारा टी इस डायरेक्शन में लगेगा, एम जी हमारा नीचे लगेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से अगर सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो इनसाइड लगेगा यहाँ पे, तो वो कितना लगेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारा, है ना, उसको एफ सी से बोल देते हैं। एफ सी इज इक्वल टू, ठीक है, टी माइनस एम जी, है ना। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइड, टेंशन भी नीचे लग रहा है, एम जी भी नीचे लग रहा है, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टी प्लस एम जी, है ना। तो यहाँ अगर हम टेंशन देखें इस कंडीशन के अंदर कितना आएगा, एफ सी माइनस एम जी, और इस कंडीशन में अगर हम टेंशन देखें तो कितना आएगा, एफ सी प्लस एम जी। तो यहाँ से आप देखने से पता लग रहा है कि टेंशन किस कंडीशन में जा रहा है, जहाँ पे प्लस साइन है, एफ सी प्लस एम जी या एफ सी माइनस एम जी, एफ सी प्लस एम जी, है ना। इसका मतलब जो हमारा ये फर्स्ट केस है, ठीक है, फर्स्ट केस है, इसका मतलब हमारा जब मास डाउनवर्ड पोजीशन के अंदर है तो हमारा टेंशन मैक्सिमम होगा, टेंशन मैक्सिमम होगा तो ब्रेक होने का चांस होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था काफ़ी, ठीक है। तो इसके अंदर जो आंसर है आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन इसके अंदर है द मास इज़ एट द लोएस्ट पॉइंट, मतलब थर्ड पॉइंट हमारा सही है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विद द सेम मोमेंटा एंटर्स परपेंडिकुलर टू ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर पाथ्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड बी से पास कराऊँ तो क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और उसका जो रेडियस है उनका रेशियोज निकालना है अल्फा पार्टिकल और हाइड्रोजन का। तो हमें रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो सर्कुलर जो मोशन परफॉर्म करेगा वो हमें पता है, वो कितना होता है, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। और एम वी को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटा अपॉन क्यू बी, तो पी अपॉन क्यू बी, ठीक है। और हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वो उन दोनों का जो मोमेंटा है वो सेम है ना। तो अब रेशियो देख लेंगे कि काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो आर एच बाई आर अल्फ़ा कितना आएगा हमारा, तो आर एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, पी एच डिवाइडेड बाई में क्यू बी, क्यू ऑफ एच, है ना। और बी हमें कांस्टेंट दे रखा है, बी सेम है, तो अल्फ़ा का कितना है, पी एच अपॉन, सॉरी, पी अल्फ़ा क्यू अल्फ़ा अपॉन बी। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, पी एच से पी अल्फ़ा कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों का मोमेंटम गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, सेम है। तो इसका कितना आएगा, क्यू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई में क्यू एच।
तो देखेंगे अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2e होता है, और हाइड्रोजन एटम का चार्ज कितना होता है, e होता है। e से ही कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, 2:1। फर्स्ट आंसर है इसका, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और हमारे पास में हाइड्रोजन एटम के अंदर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, आयनाइज्ड हाइड्रोजन, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें जो चार्जेस था उन्हीं का इन्वर्स रेशियो आ रहा था, है ना, तो 2:1 आंसर आ रहा है। इसके बाद अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें, ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग विद ए स्पीड u collides with another body of mass 2m at rest. The collision is head on and elastic in nature. After the collision the fraction of energy lost by the colliding body है, मतलब पहली एक बॉडी रेस्ट में है 2m मास की, और दूसरी बॉडी 4m मास की यहाँ से मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमें फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बतानी है कोलाइडिंग बॉडी ए से। मान लेते हैं पहले की एनर्जी अपने क्या है, इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसकी है, ठीक है। बॉडी जो हमें दे रखी है बॉडी बी, ठीक है, ए तो रेस्ट के अंदर ही है, तो बी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ए है। मान लो ये जब कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद में एनर्जी कुछ चेंज हो जाएगी, एनर्जी लॉस कर जाएगा, अब उतनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी नहीं, तो जो लॉस हुई एनर्जी है उसको मान लेते हैं हम डेल्टा के ई, ठीक है। और डेल्टा के ई को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करेंगे, उसी को बोलते हैं हम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, वही हमें निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, ठीक है, वो कितना है, 4 × m1 m2 डिवाइडेड बाई में m1 + m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ए हमारा रेस्ट पे है और बी हमारा मूव कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट निकालता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा देंगे, ठीक है। तो m1 m2 का वैल्यूज़ पुट कर दो, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 4m, और m2 की वैल्यू 2m, ठीक है। तो और यहाँ पे m1 + m2 पुट करोगे, तो पुट करने के बाद में, ठीक है, अगर आप आंसर देखोगे इसके अंदर 8 आएगा, 8/9, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, 8/9, ठीक है। इसके बाद अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखें, ठीक है, इसके अंदर देखो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख के आप इस क्वेश्चन को टफ मत मानना, ठीक है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, पहले इसकी अगर कंप्लीट स्टेटमेंट देखें, ठीक है, कि a double slit experiment when the light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima found on the screen placed 1 meter away, मतलब हमें जो स्क्रीन का डिस्टेंस 1 मीटर दे रखा है, ठीक है, और जो हमें एंगुलर विड्थ दे रखा था वहाँ पे थीटा, वो कितना दे रखा है हमें, 0.2 डिग्री, ठीक है। What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in the water, ठीक है। तो ये सिंपल है कि अगर मान लो कि हमारा इनिशियल जो एंगुलर सेपरेशन था इतना था फर्स्ट मिनिमा का, तो आफ्टर अगर मैं इस पूरे सिस्टम को पानी में डाल दूँगा, तो जो हमारा नया थीटा होगा, मैं थीटा डैश बोल देता हूँ, कितना होगा, जो पहले वाला थीटा था डिवाइडेड बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके अंदर जो मीडियम को डाला है, ठीक है, जिसको मैं म्यू से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना है 0.2, और कितने में डाला है 4/3 में, ठीक है। तो कितना आएगा ये 0.6 डिवाइडेड बाय में 4, तो इस कितना आएगा 0.15, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.15, सेकंड ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई वेवलेंथ का तो यूज़ हो ही नहीं रहा है ना, डायरेक्ट इसके अंदर तो क्वेश्चन को देख के पूरा स्टेटमेंट देखना, फिर देखना क्वेश्चन में क्या पूछा है ना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन देखो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है। इन विच द फ्लोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज़ नॉट यूज्ड, है ना। तो कौन सा डिवाइस है, देखो फोर्थ ऑप्शन देखते ही हम पता लगा सकते हैं कि एडी करंट डिवाइस, यहाँ पे एडी करंट का कोई यूज़ नहीं है इलेक्ट्रिक हीटर में, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज़ होता है, जूल्स लॉ का, ठीक है। बाकी सब में देखो इंडक्शन फर्नेस होगी या फिर मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन होगी या इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी, तीनों में एडी करंट का है ना। तो उसके बाद अगर हम देखें 7th क्वेश्चन, है ना, मतलब ऊपर वाले का इलेक्ट्रिक हीटर आंसर है। 7th क्वेश्चन देखें, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। ए सोप बबल हैविंग ए रेडियस 1 mm इज़ ब्लोन फ्रॉम ए डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग ए सरफेस टेंशन, में सरफेस टेंशन दे रखी है इतनी, ठीक है। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट ए जेड नोट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन ए कंटेनर। ये कंटेनर है, उसका जो अगर मैं साइड व्यू देखूँ तो ये उसका अपर सरफेस है, ठीक है, उससे कितना जेड नोट, ठीक है, जेड नोट पॉइंट तक, ठीक है, ठीक है, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर इन ए कंटेनर, ठीक है। यहाँ तक का प्रेशर किसके इक्वल है, एक बबल है,
ठीक है, हैविंग द रेडियस 1 mm, एक बबल है 1 mm का जो इसके ठीक है इसी डिटर्जेंट सॉल्यूशन से बना हुआ है, उसके 1 mm का रेडियस के अंदर जो प्रेशर है वो इस पॉइंट के जेड नोट के इक्वल है। ठीक है, ये बात हमें लिख बोली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ जेड नोट, है ना, तो हमें जेड नोट बताना है, मतलब कितना डिस्टेंस नीचे से इसका प्रेशर इक्वल होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मान लेते हैं हम पी नोट, है ना, पी नोट मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन देखें यहाँ पे, इक्वेशन क्या बनेगी, अगर हम इस जेड नोट पॉइंट पे प्रेशर देखें तो कितना आएगा, पी नोट प्लस, ठीक है, और जेड नोट मतलब रो जी इंटू जेड नोट, है ना, जेड नोट पे प्रेशर आ गया। अब यहाँ पर सो बबल की बात करें तो कितना आएगा, पी नोट प्लस, ठीक है, पी नोट प्लस 4T/R, है ना, ये आएगा। ठीक है, तो 4T/R क्या है, 4T/R जो एक्सप्रेशन है वो हमारा इनसाइड इस बबल के इनसाइड के अंदर जो हमारा प्रेशर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वल कराएं तो यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो जेड नोट की वैल्यू है, ठीक है, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, जेड नोट इज इक्वल टू 4T/R, है ना, रो इंटू जी अपन रो इंटू जी, तो 4 इंटू, ठीक है, सरफेस टेंशन कितना दे रखा है हमें 2.5 इंटू 10⁻², सब ऐसे यूनिट में रखेंगे। आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, mm के अंदर 1 mm दे रखी है, तो 1 mm का मतलब क्या हुआ, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻3। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट हो गया। रो की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3, तो इसको 10⁻3 करेंगे और जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर हम देखें तो इसका कितना आंसर आएगा, इस चीज़ को देखें तो 4 इंटू 2.5 तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10⁻², और यहाँ से ये 10 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 10⁻² मीटर आंसर आएगा, तो 10⁻² मीटर का मतलब क्या हुआ हमारा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे। इसके बाद 8th ऑप्शन देखें तो 7th क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इजी नहीं काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन था इसके अंदर। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखें, इसके अंदर विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी कलर की लाइट होता है, तो सिंपल थ्योरी बेसिस, मतलब इस क्वेश्चन में टाइम लगाना नहीं अपने को, डायरेक्ट बोलना है रेड कलर की लाइट, है ना, रेड कलर की लाइट पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, एक विजिबल स्पेक्ट्रा की बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रा में ये ऐसा कंडीशन होता है जो कि 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। वहाँ पे जो 700 नैनोमीटर वो क्या होता है, रेड कलर होता है, और 400 नैनोमीटर उसको हम वायलेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रेड कलर मैक्सिमम वेवलेंथ दिखाता है विजिबल स्पेक्ट्रा में। ठीक है, इसके बाद 9th क्वेश्चन देखें अगर हम, ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड द मास 100 kg रोल्स ऑन ए हॉरिजेंटल फ्लोर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को इजी कर दिया, हमें वेज नहीं दिया हुआ, हॉरिजेंटल फ्लोर पे ही डिस्क ऑफ रेडियस आर क्या कर रही है, यहाँ पे रोल कर रही है। ठीक है, तो रोल कर रही है तो इसमें रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा। इट्स सेंटर ऑफ मास हैज़ ए स्पीड, अब इसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास है इसका ये वाला, उसकी जो स्पीड दे रखी है v, वो कितनी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना, सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻² से ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाउ मच वर्क इज़ नीडेड टू स्टॉप इट। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर अब क्या होगा, अब ये जब मूव कर रहा होगा तो टोटल की टोटल इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो इसके बाद जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जिसको मैं KI इनिशियल बोलता हूँ, वो कितनी होगी 12m, इसकी जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v, तो v² प्लस हाफ I⍵², क्योंकि रोटेशनल मोशन की बात करें अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो I⍵²। ठीक है, तो इस पार्ट को अगर हम सोल्व करें तो I की वैल्यू हम क्या करेंगे, डिस्क है, डिस्क में I की वैल्यू क्या डालेंगे, I की वैल्यू देखें 12mr² डालेंगे। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी v/r, तो v/r का होल स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/4, है ना,
इसी तरह से आएगा अगर इस पार्ट को टोटल सोल्व करें तो ये 1/4 mv² आएगा। तो 1/4 mv² और हाफ mv² कितना हो जाएगा 3/4 mv²। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हमारा कितना आएगा, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हमारा कितना आएगा, हाफ mv²। ठीक है, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन का हो गया। रोटेशन मोशन का कितना हो जाएगा 1/4 mv²। ठीक है, ये कहाँ से आया है पता लग गया होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से, है ना। आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर लिखो। सेंटर ऑफ मास अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तो कितना आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा वी अपॉन आर कर दो। ठीक है, तो वैल्यू आएगी 1/4 एम आर स्क्वायर। तो टोटल कितना आ जाएगा ये 3/4 mv²। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसको क्या करना है, स्टॉप करना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल, है ना। कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा क्योंकि उस चीज़ को स्टॉप कर दिया, है ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल आएगा। ठीक है, स्टॉप करने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इतना कितना था हमारा 3/4 mv²। ठीक है, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वैल्यूज पुट कर दो, 3/4 m कितना है हमारे पास 100 kg का है। ठीक है, और हमारा v कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ध्यान रखो 20 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को 10⁻⁻² है ना, तो 10 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम कंप्लीट सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट सोल्व करने के बाद में जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3। ठीक है, क्योंकि देखो ये कितना हो जाएगा 400, है ना, और ये कितना होगा 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर देखिए 100 × 400 कितना हो जाएगा, 4 जीरो आएंगे इसके अंदर, और ये 10⁻⁻⁴ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 10⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, कैलकुलेट करने पे 3 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 3 जूल। ठीक है, इसके बाद अगर हम 10th क्वेश्चन देखें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज़ गिवन बाय दिस क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज़ गिवन। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे पक्का। ठीक है, तो देखो हमारी ऑसिलेटिंग टर्म्स कौन सी है, ऑसिलेटिंग टर्म्स ही हैं, ये ऑसिलेटिंग टर्म्स नहीं है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ओनली अपना वाई मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है ना, वाई का पॉइंट है वो बढ़ा रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस A0, है ना, इसका मतलब ये नेट वाई है हमारा। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर मान लो कि हमारी कोई इक्वेशन इस तरह से है जिसका ग्राफ ये है, अब मैं इसके अंदर समथिंग अगर ये y इज इक्वल टू समथिंग है, y इज इक्वल टू मान लो ये साइन ओमेगा टी है, अगर मैं इसमें लिख देता हूँ ये a प्लस साइन ओमेगा टी, तो a का मतलब क्या होता है, ये a डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया, है ना। इसका मतलब ये जो A0 है ये क्या कर रहा है, उस मोशन को शिफ्ट कर रहा है वाई डायरेक्शन में। तो ये एम्पलीट्यूड डिसाइड नहीं कर रहा है, एम्पलीट्यूड तो ये हमें ये जो ऑसिलेटिंग पॉइंट है यही दिखाएगा हमें एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो उसका हमारा जो एम्पलीट्यूड डिसाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये पार्ट ऑसिलेटिंग पार्ट, ये एम्पलीट्यूड नहीं शो कर रहा। तो यहाँ से जो इक्वेशन क्या बनी, वाई माइनस A0 इज इक्वल टू ये वाला पार्ट a साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। तो डेफिनेटली हमें कितना आएगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना आएगा, देखते बता सकते हैं, a² प्लस b²। ठीक है, टू ए बी कोस, अब साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी, ठीक है, इनके बीच में फेज़ कितना डिफरेंस है, वो कितना है कोस फाई। ठीक है, तो फाई निकाल लो, यहाँ पे कितना आएगा फाई, क्योंकि देखो साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी, है ना, 90 डिग्री का फेस होता है, तो फाई की वैल्यू 90 आएगी, 90 पे वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो कोस 90 जीरो होता है। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारा √a² अपॉन b², मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 11th क्वेश्चन देखें, ठीक है, इसमें क्या पूछा है हमें, टू सिमिलर थिन equiconvex lens of focal length f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1 when the space between them is filled with the glycerine having the refractive index same as that of glass, then the equivalent focal length is f2, then रेशियो निकालना है। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है,
तो इसमें F1 और F2 का रेशियो निकालना है। F1 क्या है, मतलब जस्ट जैसे कि अगर मैं ये दो लेंस इस तरह से रख दूँ, इनका कॉम्बिनेशन क्या है, का फोकल लेंथ कितना है, F1 है। अब मैं ग्लिसरीन डाल दूँ इसके बीच में यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है इस पार्ट में, जैसे मैंने रेड कलर से शो कर रहा हूँ, इसको फिल कर रहा हूँ, ये ग्लिसरीन है। अब देखो ग्लिसरीन जो डाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेम ऑफ ग्लास दे रखा है। इसका मतलब जो ये ग्लिसरीन है ये एक प्रकार से कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, और ग्लास का जो कॉनकेव लेंस है वैसे बिहेव करेगा सेम। तो फोकल लेंथ निकालो, F1 फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हो, तो 1/F1 इनिशियल सिस्टम का, तो कितना था, क्योंकि दोनों की हमें जो फोकल लेंथ सेम दे रखी थी, ये इसकी F है और इसकी F है, तो इनिशियल कंडीशन में कितना होगा 1/F1, मतलब F1 प्लस 1/F2 ना, तो दोनों की वैल्यू FF दे रखी है, स्मॉल f है ना। सिमिलरली ग्लिसरीन डालने के बाद में कितनी हो जाएगी फोकल लेंथ, 1/F तो था ही, ग्लिसरीन का भी ऐड हो जाएगा, है ना। तो देखो ये तो था कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉनकेव लेंस का कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। मैं लिख लेता हूँ, ये तो था कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब ग्लिसरीन का एक टर्म और आ जाएगा यहाँ पे, -1/F, ठीक है, -1 आएगा क्योंकि कॉनकेव लेंस है। देखो यहाँ पे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो बचेगा यहाँ पे क्या, ओनली 1/F, ठीक है। और यहाँ पे पहले कितना बच रहा था, 2/F। तो रेशियो देख सकते हो। तो यहाँ से अगर F1 की वैल्यू निकालो पहली वाली इक्वेशन से, तो कितनी आएगी, स्मॉल f/2। दूसरी वाली इक्वेशन से F2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ओनली f, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लो इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों का रेशियो देखो F1/F2 का, तो वो कितना आ रहा है यहाँ पे, F1/F2 का रेशियो 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आंसर कितना आएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, 1/2, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा सेकेंड सिस्टम है उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जो हमारा सेकंड सिस्टम होगा उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले वाले सिस्टम की जो फोकल लेंथ थी वो F/2 आई थी और सेकंड वाले की कितनी आई थी, F आई थी, तो दुगनी है, मतलब रेशियो कितना है, 1/2। अब हम 12th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फील्ड इन ए कंटेनर वुड लीड टू, अच्छा इस क्वेश्चन में वैसे तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में इनको लिखना था आइडियल गैस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो जो गैस फील्ड है वो आइडियल हो, तो जब अगर गैस फील्ड आइडियल हो तो आपको पता होना काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो डिग्री ऑफ गैस के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मॉलिक्यूल्स हैं उन पे डिपेंड भी करता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं क्या करता हूँ, स्मॉल f से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो कितना होता है वो F/2, है ना, इंटू nRT, n मोल है यहाँ पे, R है और T R गैस कांस्टेंट है और T क्या है, टेम्परेचर है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा, अगर टेम्परेचर को मैं इंक्रीज़ कर दूँगा तो डेफिनेटली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा ना। तो टी को इंक्रीज़ करूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, सेकंड ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखें अगर हम, द इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस दिस इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, ही फॉर्मूला बेसिस डायरेक्ट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ उसको एक्सीलरेटेड पोटेंशियल दे रखा है और हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका डायरेक्ट, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ का अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होता है ये 12.27 डिवाइडेड बाई में √v एंगस्ट्रॉम, है ना, ये एंगस्ट्रॉम में होता है। एंगस्ट्रॉम में मैं बता देता हूँ एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दो सारी की सारी, 12.27 डिवाइडेड बाई √v कितना दे रखा है हमें, 10,000 10,000 को मतलब 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ का रूट लेंगे तो कितना आएगा, 10⁻², है ना। तो 10⁻² और ऊपर कितना है एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻⁻10 होगा, तो 10⁻² ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 10⁻12 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 12.27 × 10⁻12, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन देखें, ए कॉपर रोड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एल्यूमिनियम रोड ऑफ अननोन लेंथ हैविंग इंक्रीज इन द लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रोड इज, तो लेंथ निकालनी है, तो अल्फ़ा हमें दे रखा है ना, हीट कोफिशिएंट, तो काफ़ी इजी है। तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि अल्फ़ा एल हमेशा ही कांस्टेंट होता है, ये हमें पता है। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ कॉपर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर, ये जी लिख सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा एल कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर दो सारी, तो हम यहाँ से एल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, क्वेश्चन में हम गिवन है 2.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू हमें निकालना है एल ऑफ एल्यूमिनियम, उसको एक्स ले लो, जो एक्स निकाल लेंगे हम। अल्फ़ा ऑफ कॉपर हमें दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻5
और एल ऑफ कॉपर हमें 88 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सेंटीमीटर है, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये जो सेंटीमीटर है तो एक्स भी हमारा सेंटीमीटर में आंसर निकल के आएगा, है ना। तो 10⁻⁻⁵ 10⁻⁻⁵ कैंसिल, तो एक्स कितना आएगा 1.7 इंटू 88 डिवाइडेड बाई में 2.2। ये कैलकुलेट कर लेना, ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा इसका, इसको सोल्व करने के बाद देखोगे कि 68 आएगा आपका, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ठीक है। 15, ठीक है। रेनबो पे क्वेश्चन है, पिक द रॉन्ग आंसर इन कंटेक्स्ट विद द रेनबो, ठीक है, थ्योरी बेसिस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन द लाइट रे अंडरगोज टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस इन ए वाटर ड्रॉप ए सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म, ठीक है, ये सही बात है, ठीक है। दो इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे वाटर ड्रॉप में तो सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म। सेकंड है द ऑर्डर ऑफ रेनबो इज रिवर्स्ड इन द सेकेंडरी रेनबो, ठीक है, सही, ये भी चीज़ सही है। और थर्ड है एन ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इट्स टुवर्ड्स द सन, ये चीज़ गलत है ना, क्योंकि जैसे आपका ये बबल है, ठीक है, अगर आपकी आई ऐसे है, ठीक है, और सन आपका यहाँ पे है, तब ये कंडीशन बन सकती है रेनबो की, ठीक है। ये रेनबो आप देख रहे हो, ठीक है, मतलब आपके बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर सन होना चाहिए, आपके फ्रंट में होगा तो कभी दिखेगा ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन देख लो, रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, ये बात सही है, तो बेसिक है, ठीक है। तो ये 10th क्लास में भी होता है, आपके 12th क्लास में भी होता है, सिंपल क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन, बोनस मार्क्स समझो इसको आप एक प्रकार से। 16th क्वेश्चन, ए बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच इट विल वेट हाफ डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब जो अर्थ है उसके, ठीक है, रेडियस के हाफ के डाउन में, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मैं सरफेस पे जो हमारा ग्रेविटी है G0 है, तो r/2 डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, मतलब रेडियस के हाफ डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। वो कितना होता है G अगर हम डाउनवर्ड मतलब अर्थ के अंदर देखें, ठीक है, इनसाइड के अंदर देखें, तो कितना होता है G0 1 माइनस हाइट, जितना हम डिस्टेंस नीचे गए हैं d, है ना, डेप्थ अपॉन r, ठीक है। और हमारी डेप्थ कितनी की गिवन है, हमें लिख लो इसको 1 माइनस, और डेप्थ की वैल्यू कितनी है r/2, तो r/2, r से r कैंसिल, तो ये 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर G0/2। तो मतलब ग्रेविटी उस पॉइंट पे कितनी आएगी, r/2 डिस्टेंस पे G0/2, ठीक है। दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो mg कितना होता है, वेट होता है, ये mg वेट किस पे है, सरफेस पे, सॉरी ये mg है और ये mg0 है, तो ये mg0 क्या है, सरफेस पे वेट है, और /2 किस पे वेट आएगा, इनसाइड के अंदर, ठीक है। तो इनसाइड के अंदर वेट कितना आ रहा है हमारा, सरफेस पे वेट है W0/2, यही तो आ रहा है। तो सरफेस पे हमें कितना है 200 गिवन है, तो 200/2 कितना आएगा 100, तो उस पॉइंट पे r/2 डिस्टेंस पे 100 न्यूटन आएगा हमारा वेट, ठीक है। तो फोर्थ आंसर सही है। 17th काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि 6 सिमिलर bulbs are connected as shown in the figure with a DC source and the EMF E and 0 internal resistance. The ratio of the power consumed by the bulb when all glows and in the situation when the 2 from the A section and 1 from the B section are glowed, ठीक है। तो रेशियोज निकालना है पावर का, ठीक है। देखो EMF यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, और उसके बाद में ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है एक प्रकार से। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इकट्ठा क्या है, पैरेलल में, और ये वाला भी इकट्ठा कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसको हम ऐसे से देख सकते हैं कि ये तीनों तो आपस में पैरेलल में और ये तीनों आपस में पैरेलल है, और फिर ये इकट्ठा पार्ट क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। मतलब हम इसको अलग से कैलकुलेट कर लें, इसको अलग से कैलकुलेट कर लें, फिर दोनों को क्या कर लें, ऐसे सीरीज़ में जोड़ दें, ए सेक्शन और बी सेक्शन का टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें पहली कंडीशन में क्या बोल रखा है, जब ऑल आर ग्लोन, मतलब सभी अपना रजिस्टेंस शो करेंगे, मतलब इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R/3, और इसका कितना हो जाएगा R/3। तो अगर हम दोनों को सीरीज़ में देखें R/3 और R/3 का, जब बल्ब पूरे ग्लो कर रहे होंगे तो कितना नेट रेजिस्टेंस आएगा, जोड़ देंगे 2R/3, है ना, सीरीज़ में 2R/3। तो इसका मतलब सिस्टम का 2R/3 नेट रेजिस्टेंस है, VE वोल्ट की बैटरी लगी है। तो पावर कितना होता है, बैटरी E की लगी है तो E²/R, R कितना है हमारा 2R/3। ये हमारा किस कंडीशन में है, फर्स्ट कंडीशन में, जब ऑल बल्ब्स आर E²/2R/3। आगे समझ में। अच्छा इसके बाद देखेंगे सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या है हमारा, सेकंड कंडीशन में हमारा ए सेक्शन से हमारे ओनली 2 बल्ब्स क्लोन है, और बी सेक्शन से हमारा सिर्फ 1 बल्ब क्लोन है। तो इसका मतलब हमारा ये कंडीशन बना, है ना,
ये आर है, आर है, आर है, तो ये आर आर पैरेलल में कितना हो जाएगा, ये r/2, और ये सीरीज़ में कितना है आर, तो नेट कितना हो जाएगा यहाँ से r/2 प्लस आर कितना हो जाएगा 3r/2 नेट रेजिस्टेंस। और सेकंड केस में नेट रेजिस्टेंस कितना है 3r/2, और फर्स्ट केस में याद करो कितना आया था 2r/3, कैलकुलेट कर लिया, कंफ्यूज मत होना है, पहले 2r/3 आया था, अब 3r/2 आया। तो पावर का रेशियो निकालना था P1/P2, यही तो बात थी। पावर मतलब पहले के कितनी आई थी E² ये वाला रेजिस्टेंस, सेकंड में कितना आया था E² ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दोगे, आंसर कितना आएगा, ऊपर वाले में देखोगे तो ऊपर वाले का रेशियो आएगा 3/2, ऊपर वाले में 3/2 वैल्यू आएगी, और नीचे वाले में वैल्यू पुट करोगे तो 2/3 आएगी, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे 9/4, है ना, यही रेशियो आना चाहिए, P1/P2 का 9/4 आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं ऑप्शन 9/4 है क्या, हाँ 9:4, सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। 18th क्वेश्चन देखो, अगेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, होल्स आर इन मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स, ठीक है। तो पी टाइप के अंदर आपको देखते ही पता लग रहा है पी टाइप है, पी से पॉजिटिव, इसका मतलब होल्स की मेजॉरिटी है, और होल्स की मेजॉरिटी है, और एटम इसके अंदर जो डोपेंट है यहाँ पे क्या है ट्राइवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी है। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अगर देखें थ्योरी में, ठीक है, अगर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट एटम होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में, उसकी एटोमिसिटी कितनी होती है 4 होती है, ठीक है, ठीक है, वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। इसका मतलब 4 का मतलब ये इस तरह से 4 होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम इसमें पेंटावलेंट की इसमें इम्प्योरिटी डाल दें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा और वो एन टाइप बन जाएगा, और हम ट्राइवेलेंट डाल दें, ट्राइवेलेंट में 3 वैकेंसी तो होल्ड कर लेगा, तो एक वैकेंसी यहाँ पे होल बना लेगी, ठीक है। तो ट्राइवेलेंट में होल बना लेगी और पेंटावेलेंट में एन टाइप बना लेगा, तो होल बना लेगा मतलब पी टाइप बना लेगा, इसका मतलब हमें ट्राइवेलेंट डोपेंट चाहिए, तो इसके अंदर हमें ट्राइवेलेंट डोपेंट और मेजॉरिटी कैरियर हमारे होल्स है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। 19 क्वेश्चन देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम ऑन द वन कंप्लीट वाइब्रेशन, काफ़ी सिंपल है, वन कंप्लीट वाइब्रेशन में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी बतानी, तो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बताना है ना, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है मैंने एसएचएम का मतलब पार्टिकल अगर ये मेन पोजीशन शो की मैंने, पहले इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, फिर इधर आया, वापस आया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स कितना है 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो मतलब वेलोसिटी कितनी होगी एवरेज 0, ठीक है। तो कंप्लीट वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0 फॉर ए कंप्लीट वाइब्रेशन। हाफ वाइब्रेशन बोलता तो अलग चीज़ है, ठीक है ना, तो हाफ वाइब्रेशन में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है अलग से, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 0, ठीक है। हाफ वाइब्रेशन में कैसे करते हैं, अगर हमें हाफ वाइब्रेशन में पूछ लेता है, हाफ वाइब्रेशन का मतलब ये पार्टिकल कुछ इस तरह से गया इधर, फिर वापस आया इधर, ठीक है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम है, यहाँ पे आके 0 हो गया, फिर यहाँ से 0 है और यहाँ फिर मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में एक पॉइंट आएगा, ठीक है, उसी पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हमें, ठीक है, तो नेट एवरेजेस देखना है ना। तो एवरेजेस का मतलब यहाँ पे टाइम से लिंक आ गया हमारा, ठीक है। तो फिर हमें उसके अंदर एवरेज वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 20th क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी का हमें फॉर्मूला पता होगा, इस फॉर्मूले से कनेक्ट कर लो, डेल्टा H/T, ठीक है, या डेल्टा T, ठीक है। हीट का चेंज है ना, हीट का चेंज इज इक्वल टू, ठीक है, KA/L, है ना, ये तो पता होगा, ठीक है, KA/L इंटू डेल्टा टी। अभी डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, ये टेम्परेचर का चेंज है, ठीक है, और KA/L, ठीक है, और K यहाँ पे क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टेंस, ठीक है। A/L, ए एरिया है, L लेंथ का है, ठीक है, ये कंडक्टर है कोई भी, ठीक है, इसका ये एरिया है, ये लेंथ L है, ये डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, और डेल्टा हीट क्या है पास हो रहा है डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, यही होता है। अब हमें K की यूनिट निकालनी है, तो देखो डेल्टा H/डेल्टा टी, तो ये तो पावर की यूनिट है, मतलब वोट, ठीक है, डेल्टा टी मतलब टाइम का, मतलब केल्विन यूनिट है इसकी, केल्विन, ठीक है, ये वॉट, और ए और एल का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ स्क्वायर है, ये लेंथ है, तो यहाँ लेंथ का यूनिट बचेगा, तो के की यूनिट क्या आएगी, के यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा अगेन, ठीक है। तो के का यूनिट क्या आ रहा है हमारा, वोट पर केल्विन पर लेंथ,
लेंथ का मतलब मीटर इनवर्स। तो क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर अपना, फोर्थ देखो, वॉट पर मीटर पर केल्विन, है ना, फोर्थ ऑप्शन। अच्छा 21st क्वेश्चन देखो, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 cm इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 rpm, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसके अंदर हमें इसको स्टॉप करना है, तो मतलब इसका फाइनल जो ओमेगा है सिलेंडर का उसका जीरो करना है। मतलब ये जैसे सिलेंडर था, ये रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के ऊपर, तो इसका जो ओमेगा इनिशियली ओमेगा था, इनिशियली मान लो इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा था, और फाइनल इसका कितना कर देना है, जीरो, है ना, इस तक पहुंच रहे हैं हमें। इसका मतलब हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हाफ, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये इसका इनिशियली काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, माइनस हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो अच्छा ये ओमेगा जीरो हो रहा है, तो इसके ये जीरो हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उतना ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, इसको स्टॉप करने के लिए। तो वर्क डन को हम अगर हम टॉर्क की फॉर्म में देखें तो टॉर्क इंटू थीटा होता है, मतलब थीटा मतलब इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना मूव किया है, और टॉर्क फोर्स है ना, रोटेशनल फोर्स है। तो ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा वैल्यूज़ पुट कर दो इसके अंदर, हाफ आई की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो, क्योंकि ये सिलेंडर है तो कितना होता है हाफ एम आर स्क्वेयर, है ना। ओमेगा की वैल्यू कितनी डालोगे, 3 rpm है, तो rpm को लिखने का तरीका क्या है, 2 पाई अपॉन 60, क्योंकि मिनट्स के अंदर सेकंड होते हैं 60, ठीक है, और 3 rpm है, ठीक है, तो 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये rpm का रेट है लिखने का तरीका, तो कितना आएगा 2 पाई इंटू 3 अपॉन 60 का होल स्क्वायर ओमेगा, है ना। और हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क और इंटू थीटा, थीटा कितना है 2 पाई रिवोल्यूशन दिख रखा है, वो यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो 2 पाई रिवोल्यूशन से रखा है, तो हमें थीटा टोटल कितना होता है, एक रिवोल्यूशन में कितना होता है एंगल 2 पाई होता है, तो रिवोल्यूशन ही हमें 2 पाई दे रखे हैं, तो मतलब एक रिवोल्यूशन में 2 पाई होता है, तो 2 पाई रिवोल्यूशन में 2 पाई इंटू 2 पाई, है ना, तो मतलब 4 पाई स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 4 पाई स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर पुट कर दो। इसको सोल्व कर लो आप पूरा, तो आपकी क्योंकि हमें मास दे रखा है 2 kg, 2 पुट कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और रेडियस 4 सेंटीमीटर देखा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 से 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो इससे तो कंप्लीट आप सोल्व करोगे तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो आएगी 2 × 10⁻⁶, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है इसके अंदर, 2 × 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। 22 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फोर्स हमें दे रखा है वाई डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल पे लग रहा है, ठीक है, और फोर्स न्यूटन में है और वाई मीटर में, ये चीज़ भी देखो ऐसे यूनिट है, वर्क डन वाई द फोर्स टू मूव पार्टिकल फ्रॉम 0 टू वाई। तो सिंपल है, कैसे वर्क डन निकालोगे, एफ इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन, यही तो वर्क डन होता है, तो काफ़ी ईजी है। तो एफ़ की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 20 + 10y डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन आता है तो ईजिली हो सकती है। तो लिमिट क्या लगानी है, इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू 1 है, तो कितना आएगा, फर्स्ट पार्ट का कितना आएगा 20y, और सेकंड पार्ट का कितना आएगा 10 × y²/2, तो y²/2 है, तो मतलब 10 की जगह क्या लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये आएगा 5y², इंटीग्रेशन आता है तो आराम से हो जाएगा। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो वैल्यू पुट करेगा कितना आएगा 20 + 5 मतलब 25 आंसर आएगा इसका, 25 जूल, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद 23rd, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। सिंपल, एक फ्यूज़ होता है ऐसा डिवाइस जो हमें सर्किट प्रोटेक्ट करता है, मतलब जैसे सर्किट के अंदर करंट ज़्यादा फ्लो हो गया तो फ्यूज़ का जो वायर होता है, ठीक है, जो फ्यूज़ होता है उसका जो वायर होता है वो क्या होता है, मेल्ट कर जाएगा जूल हीटिंग से, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि फ्यूज़ होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, वर्क करता है जूल हीटिंग पे, ठीक है। तो ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, एक तो पर्टिकुलर इस वायर की कुछ के है, के वैल्यू है, ठीक है, के मतलब वैल्यू इसका थर्मल कोफिशिएंट है, ठीक है, उससे ऊपर होने के बाद में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी कुछ लिमिटिंग रेजिस्टिविटी वैल्यू है, ठीक है। तो फ्यूज़ होता है वो जूल्स लॉ पे बेस होता है, ठीक है, और इस तरह से हमारे क्या करता है वो प्रोटेक्शन डिवाइस की तरह सर्किट के अंदर यूज होता है। बाकी इंडक्टर, कंडक्टर और ये स्विच, ये तो कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द एमीटर विल बी, ठीक है। तो वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग बतानी है, ठीक है, इस सर्किट के अंदर। तो देखो कि हम और सर्किट 1 और 2 दे रखे हैं ना, तो हमें कंपेयर करना है।
तो V1 A1 सर्किट 1 के है और V2A2 सर्किट 2 के है। तो करंट इसमें से देखो सर्किट 1 में I1 फ्लो कर रहा है, करंट I2 फ्लो कर रहा है सर्किट 2 में से। तो देखो जो हमें, क्योंकि अगर V1 दे रखा है डायरेक्ट तो हमें आइडियली दे रखे होंगे। अच्छा, तो आपको पता होगा कि जो वोल्ट मीटर होता है वो आइडियली, ठीक है, तो वोल्ट मीटर का अगर मैं रेजिस्टेंस देखूँ, आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है वोल्ट मीटर का, इन्फानाइट, और एमीटर का 0। ये चीज़ पता होगा ना आइडियल का, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये V2 यहाँ पे लगा हुआ है सीरीज़ के अंदर 10 वोल्ट के साथ में, 10 ओम के साथ में, तो डेफिनेटली ये अगर ये इन्फानाइट ओम का है तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, इन्फानाइट ओम। ये चीज़ है ना, इन्फानाइट ओम होगा। तो करंट इसमें से तो फ्लो इस पार्ट में से, मतलब कहने का बात ये हुआ कि करंट अगर इस ऐसे फ्लो कर रहा है आई यहाँ पे, तो करंट टोटल का टोटल यहाँ से फ्लो करना चाहिए, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कारण क्योंकि ये इन्फानाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पार्ट को नेगलेक्ट कर दिए एक प्रकार से, तो टोटल का टोटल करंट ऐसे फ्लो किया। बाकी कंडीशन सेम ही है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी इन्फानाइट है तो मतलब टोटल करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, डेफिनेटली इसका करंट और इसका करंट, और क्योंकि इस करंट में 10 ओम एक ही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इस कंडीशन को हटा दिया तो क्या, दोनों कंडीशन सेम बन गई। तो इसका मतलब दोनों में से जो करंट है वो क्या हो रहा है, सेम फ्लो कर रहा है। मतलब I1 इज इक्वल टू कितना आएगा, I2 आएगा। एक कंडीशन सेम है क्योंकि ये इन्फानाइट रेजिस्टेंस के लिए बिहेव कर रहा है। तो I1 इक्वल टू I2 आएगा, सेम कंडीशंस हैं दोनों। फिर इसका मतलब, और जो वोल्टेज V1 रीड करेगा वो भी सेम करेगा क्योंकि वो तो 10 ओम के अलोंग कर रहा है, इसमें भी 10 ओम और 10 ओम है, क्योंकि ये टोटल नेगलेक्ट हो जाएगा। तो V2 देखेगा और V1 देखेगा, वो दोनों सेम वोल्टेज देखेगा, ठीक है। या फिर इसको देख सकते हैं, अगर हमें I पता लग गया, क्योंकि जो हमने बोला है कि I1 इक्वल टू I2, तो वहाँ से एक चीज़ दे सकते हैं। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 इस रेजिस्टेंस के अलोंग है तो कितनी आएगी, 10 इंटू I1। और V2 कितनी आएगी, V2 की किसके अलोंग है, इस रेजिस्टेंस के अलोंग है, तो कितनी आएगी V2, 10 इंटू I2। सिंस I1 इज इक्वल टू I2 है तो इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन सही है, V1 इज इक्वल टू V2 एंड I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है। अच्छा, 25th क्वेश्चन देखो, ए होलो मेटल स्फीयर of radius r is uniformly charged, the electric field due to the sphere at a distance r from the center, ठीक है। तो होलो मेटल स्फीयर है ऑफ रेडियस r का, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर कितना होगा। तो हमें पता है इसका, अगर डायरेक्ट देखें तो होलो है, तो होलो का मतलब इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, है ना। होलो अगर चार्ज टोटल बाहर है, ठीक है, इनसाइड में नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा। और बाहर कैसा होगा, और हमें फॉर्मूला बेसिस पे आता होगा इसको, ठीक है। और अगर हम फिगर से भी देखें, ठीक है, अगर हम फॉर्मूला बेसिस देखें इसको, अगर ये होलो स्फीयर है तो इसके इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और डिस्टेंस वेरिएबल r है और इसकी कैपिटल R है डिस्टेंस, तो कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाय में स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ठीक है। और इनसाइड में कितना होगा, 0। मतलब इसका अगर हम ग्राफ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस r का, तो इनसाइड के अंदर जैसे ये कैपिटल R है, R इज इक्वल टू, इससे इनसाइड में तो 0 होगा, ये ऐसा आएगा, और बाहर में ही घटेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। मतलब इनसाइड में 0 एट r इज इक्वल टू r तक, और r जब r स्मॉल r कैपिटल R से ज़्यादा होगा तब ये घटेगा, यही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ये देखो सेकंड ऑप्शन देखो, 0 एट एज r इंक्रीजेज फ्रॉम स्मॉल r लेस देन कैपिटल R एंड डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फॉर r कैपिटल R। पहले 0 रहेगा फिर डिक्रीज करेगा। 26 क्वेश्चन देखो, 26 क्वेश्चन में एट ए पॉइंट A ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप कितना दे रखा है, +25। एट ए पॉइंट B ऑन द सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज़ -25 डिग्री, वी कैन इंटरप्रेट दैट। तो देखो एंगल ऑफ डिप क्या दिखाता है हमें, एंगल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड टू द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो हॉरिजन होता है वहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी भी ध्यान रखना, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे डिप हमारा हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा डिप हमेशा नेगेटिव रहेगा। देख लो जैसे ये अर्थ है, अर्थ का रिजल्टेंट ये जैसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, इस तरह से,
अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं और साउथ में हैं तो डिप हमारा यहाँ पे हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से हमारे यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। कैलकुलेट देख भी सकते हो, है ना। जैसे अगर हम इसके अंदर हमारा ये ओरिजिन है, ठीक है, तो ओरिजिन के साथ में ये हमेशा ही पॉजिटिव एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे ये ओरिजिन के साथ में हमेशा ही नेगेटिव एंगल बना रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें 27th क्वेश्चन, ठीक है, तो द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इन ऑन ऑर्बिट इज़ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोड ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी नेट हमारा नेगेटिव में होता है तो उसका मोड ले लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी के मोड का बाई 2, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, तो टोटल एनर्जी कितना है, -3.4 है ना, तो -3.4 का मोड कितना आएगा, वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, 3.4 इंटू 2, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, 3.4 इंटू 2 विद नेगेटिव साइन जरूर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी नेट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कितना आएगा ये 6.8, तो देखो -6.8 तो आएगा ये, है ना, तो -6.8 आएगा पोटेंशियल एनर्जी और 3.4 आएगा काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जोड़ोगे तो नेट एनर्जी देखो तो -3.4 ही आ रहा है, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा, इन अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 28% में व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल द पेयर ऑफ मीडिया इज कॉन्टैक्ट व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्रिटिकल एंगल कब बनता है, जैसे मान लो ये हमारा डेंसर मीडियम है N2, ये हमारा रेयर मीडियम है, तो जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है और वो क्या होती है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल, वो थीटा इनिशियल इंसिडेंट एंगल, थीटा इज क्रिटिकल, जब जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो क्या हो जाती है, वो इस सरफेस के बिल्कुल टेंजेंशियली ऐसे मूव करती है। तो मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल देखो कितना हो, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है ना, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है रिफ्रैक्टेड लाइट, तो ये 90 डिग्री बनाती है, ये चीज़ पता है हमें। तो कितना आएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, 90 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन, काफ़ी सिंपल था। अच्छा, 29th क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वर्क डन टू रेज ए मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट h विच इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हमें अर्थ के सरफेस से, जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से एक मास m को हाइट s तक रेज करना है, और हाइट h कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है, तो यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, ठीक है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी देख लो इस पॉइंट पर, इस पोटेंशियल इस पॉइंट पे, ठीक है, और फिर उनका डिफरेंस ले लो, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, -gm स्मॉल m क्या है यहाँ पे, अर्थ का मास कैपिटल M, ठीक है। तो कितना आएगा, g कैपिटल M स्मॉल m बाई, है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, स्मॉल r, ठीक है। सरफेस का अगर सेंटर ऑफ अर्थ से देखें स्मॉल r है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन पे कितनी आएगी, -gm स्मॉल m डिवाइडेड बाय में, अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, और रेडियस की r कितना हो जाएगा सेंटर से 2r, ठीक है। तो दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल टू फाइनल लेके गए, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा, तो देखेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, gm/m डिवाइडेड बाय में 2r पॉजिटिव का, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आर स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पे r आएगा, तो देखेंगे gm/r² को हम स्मॉल g लिख सकते हैं, तो आंसर हमारा कितना आएगा, हाफ इंटू m इंटू स्मॉल g इंटू r, ठीक है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, हाफ mg/r, ठीक है, मतलब थर्ड आंसर अपना सही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम 30th क्वेश्चन देखें, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with the horizon, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree the same object is shot to the same velocity, it can travel x2 then x1 x2 का रेशो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, पहले इंक्लाइन प्लेन हमारा 60 डिग्री पे था, ठीक है, और उसके बाद में सेकंड कंडीशन में उसको क्या कर दिया, 30 डिग्री कर दिया, ठीक है। ये तो है इनिशियल टू फाइनल, तो यहाँ पे रेंज x1 है, यहाँ पे रेंज कितनी है, x2 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है, दोनों में सेम है,
ठीक है। तो फाइनल जाके क्या हो जाएगा, x1 ट्रैवल करने के बाद में क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, ठीक है, मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो, इसके अंदर अगर हम इसी लाइन के अंदर ऑब्जर्व करें, इसी लाइन के अंदर ऑब्जर्व करें दोनों के केस में, तो एक चीज़ कॉमन है, ठीक है। वो चीज़ अगर हम देखें, इसी लाइन को अगर मैं हॉरिजेंटली देखूँ, इसको ऑब्जर्व करूँ, ठीक है, इसी लाइन को, तो यहाँ पे देखो ग्रेविटी कितना लग रहा है, यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा, ये लग रहा है। और यहाँ पे वेलोसिटी वी यू है, ठीक है। और यहाँ पे बाद में जाके ये स्टॉप हो गया। क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, जीरो। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू, ठीक है, 2as। 2 एक्सीलरेशन क्या है हमारा, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, तो माइनस, और कितना आएगा, एम जी साइन थीटा इंटू एस। तो रेंज कितनी आएगी हमारी, एस जो रेंज है, डिस्टेंस एस फ्लो गया, वो कितनी आएगी, वी स्क्र अपॉन 2g साइन थीटा। तो एक्सीलरेशन है ना, तो m हटा देंगे एक्सीलरेशन में, तो g साइन थीटा, तो रेंज कितनी आएगी हमारी यहाँ पे, u स्क्र अपॉन 2g साइन थीटा, है ना। तो x1, इसका मतलब हमारा जो x1 आएगा वो कितना आएगा, x1 आया हमारा कितना आना चाहिए यहाँ से, x1 आना चाहिए u स्क्र अपॉन g साइन 2g साइन थीटा, तो 2g साइन 60। और x2 कितना आना चाहिए, दोनों में चीज़ सेम है, u स्क्र वेलोसिटी सेम है, 2g साइन 30। तो दोनों का रेशियो ले लो, x1 रेशियो x2। अब रेशियो ले लो तो ये कैंसिल हो जाएगा, u स्क्र अपॉन 2g साइन 60, मतलब रेशियो आएगा x1 रेशियो x2, साइन 30 ऊपर चला जाएगा, मतलब साइन 30 बाई साइन 60 का रेशियो, साइन 30 बाई साइन 60 का रेशियो। तो देखोगे कितना आएगा, 1/√3, ठीक है। तो आंसर कितना आया हमारा, 1/√3, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही है ना। इसके बाद अगर हम 31st क्वेश्चन देखिए, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अल्फा अगर हम देखें भी, अल्फा को लिखते कैसे हैं, 2He4, है ना, ऐसे ही लिखते हैं, 2α4 लिख दो या 2He4 लिख दो। 4 का मतलब क्या होता है, 2 + 2, है ना, मतलब अगर इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 ही न्यूट्रॉन्स है, तभी 4 मास नंबर बना, है ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर को मास नंबर बोलते हैं। तो 2 प्रोटॉन एग्जिस्ट है इसमें, तो 2 क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो कुछ बच्चे 2He4 से 2 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन करेंगे, वो गलत है। क्या आएगा, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, फर्स्ट। हाँ, इसके बाद में 32 क्वेश्चन देखो, है ना, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्पीड ऑफ स्विमर इन द स्टिल वाटर इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर इज़ 10 मीटर पर सेकेंड एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, ठीक है। इसका मतलब देखो, पहले तो डायरेक्शंस बना लो, ठीक है, जो भी डायरेक्शंस है वो बना लो, ठीक है। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब देखो, जो रिवर का फ्लो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। और अब क्या है, इफ़ ही इज़ स्टैंडिंग, तो अब जो हमारा जो पर्सन है वो साउथ बैंक पे स्टैंड कर रहा है, एंड विश टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, साउथ से नॉर्थ चला जाए, यही तो है, रिवर को क्रॉस करके, ठीक है। तो द एंगल एट विच ही शुड मेक टू ही स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज़ गिवन बाय। तो देखो होगा क्या है यहाँ पे, क्या ये जो रिवर है वो उसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर वो इस डायरेक्शन में मूव किया शॉर्टेस्ट पाथ, तो रिवर का मोशन उसको इस डायरेक्शन में ले आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं रहेगा, इसका मतलब उसको मूव किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, सच दैट इसका और इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। तो देखो इस डायरेक्शन में मूव कितना किया, 20 मीटर पर सेकंड से, और रिवर का फ्लो कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये एंगल कितना बनाया, थीटा। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 10/20 ज्योमेट्रिक से, तो 1/2। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होगा। तो मतलब 30 डिग्री वो कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो वो क्या करेगा, स्ट्रोक को शॉर्टेस्ट कर देगा, ठीक है, रिवर को क्रॉस कर लेगा, है ना। क्वेश्चन में आपको 30 डिग्री कंफ्यूज करने के लिए ईस्ट भी दे सकता था, है ना। जब ईस्ट में मूव करेगा तो रिवर उसको अगेन ज़्यादा ईस्ट में लेके चली जाएगी, और फिर ये पाथ शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा। शॉर्टेस्ट पाथ को उसको, शॉर्टेस्ट पाथ यही था, साउथ से नॉर्थ डायरेक्ट चला जाए। तो डायरेक्ट जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ईस्ट में थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, टिल्ट होके 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद 33 क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v इज एक्टिंग बाय 3 फोर्सेज शोन इन द फिगर, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। अच्छा, अब ये फिगर के अंदर फोर्सेस देखो। अच्छा, तो नेट फोर्स देखो इस चीज़ का, ये दिस प्लस दिस, तो इसका नेट फोर्स कितना होगा,
क्यू आर और आर पी वैक्टर का, इसका तो ये होगा नेट, है ना। लेकिन पी क्यू वैक्टर कैसे दे रखा है, ऐसा दे रखा है, तो ये नेट और ये नेट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना। तो इसका नेट फोर्स कितना बन रहा है, 0 बन रहा है ना। ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर कैसे सोच सकते हो, ये क्लोज वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्लोज हैं, तो नेट फोर्स कितना बनेगा, 0 बनेगा। जब फोर्स 0 बनेगा तो इसको लिख सकते हैं एम डी वी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर, सॉरी डी एक्स स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, है ना। या फिर इसको बोल सकते हैं एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। वही तब ये बात है, ये फोर्स का वैल्यू होता है एम इंटू डी वी बाई डी टी, है ना। तो अगर फोर्स 0 है तो वेलोसिटी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। 34th पार्ट में क्या पूछा है हमसे, हमें बोला है कि दो पार्टिकल हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, रेडियस आर ए आर बी है, वेलोसिटी वी ए भी है, टाइम पीरियड दोनों का सेम दे रखा है, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड निकालना है। तो काफ़ी सिंपल है, टाइम पीरियड दोनों का सेम दे दिया, तो ओमेगा का अपना को रिलेशन पता है 2π/t होता है। तो हमें क्या निकालना है, ओमेगा बाई ओमेगा बी का रेशियो, तो मतलब 2π/ta डिवाइडेड बाई 2π/tb कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा tb/ta। तो अगेन टी दोनों का टाइम पीरियड सेम दे रखा, तो सेम दे रखा तो ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो कितना आएगा 1:1 आएगा, फोर्थ ऑप्शन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ना ये तो। 35th क्वेश्चन देखो, 35th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें एक सिलेंडर गिवन है और उसके इनर वॉल पे क्या कर रहा है, एक ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है, और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सच दैट कि उस पर एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है यहाँ पे 0.1, ठीक है। ब्लॉक का मास 10 kg दे रखा है और रेडियस ऑफ ड्रम 1 मीटर दे रखा है। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है सिलेंडर को सच दैट कि वो मूव करता रहे, है ना, गिरे मत। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। ये सिलेंडर है, ये इसकी सरफेस पे ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास m है, तो ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, ठीक है। तो नीचे डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो डेफिनेटली बात है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स जब तक mg से ज़्यादा रहेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल mg रहेगा, तक ये ब्लॉक क्या करता रहेगा, गिरेगा नहीं नीचे, ना। फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा रहना चाहिए mg फोर्स से, ये चीज़ समझ में आ गया। और फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू एन नॉर्मल, है ना। तो वो ग्रेटर देन क्या रहना चाहिए, mg रहना चाहिए, ठीक है। तो म्यू और नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा नॉर्मल फोर्स, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mr ओमेगा स्क्वेयर, है ना, या mv/r या mr ओमेगा स्क्वेयर, एक ही बात है, ठीक है। इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू mg, ठीक है। तो यहाँ से जो कंडीशन क्या बनेगी, ओमेगा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, बाकी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, MCM अंडर रूट g बाई आर म्यू, ठीक है, g बाई आर म्यू, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे g बाई आर म्यू की, तो मतलब ये मिनिमम ओमेगा रहना चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम ओमेगा कितनी रहनी चाहिए, जब इसके इक्वल हो, या फिर ओमेगा इससे ज़्यादा रहनी चाहिए तब रोटेट करें। तो मिनिमम ओमेगा के मतलब इक्वल टू लगा दो यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दो, g की वैल्यू 10, r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है, सॉरी 1 दे रखी है, म्यू की वैल्यू 0.1 दे रखी है, तो कितना आएगा ये, √100 मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 10, है ना। 10 रेडियन पर सेकेंड आंसर आएगा इसका, 10 आंसर आएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 36th क्वेश्चन देखो, टू पैरेलल इन्फाइनाइट लाइन चार्जेस विद linear charge density plus lambda minus lambda are placed at a distance 2r in a free space. What is the electric field midway between the two lines charges? ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो मतलब इस तरह से दे रखा है हमें, ये प्लस चार्ज है, इसकी डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, ये माइनस है, इसकी डेंसिटी भी लैम्डा है नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो इस मिडवे पे निकालना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r दे रखी है। मिडवे का मतलब ये r है और ये भी r है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव के कारण इस पॉइंट के ऊपर मिडवे पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इस नेगेटिव के कारण भी इनसाइड द, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगी, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, डायरेक्शन तो पता लगी, तो दोनों ऐड होगी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा,
2k लैम्डा बाई आर, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, 2k लैम्डा बाई आर, है ना। और इसकी भी 2k लैम्डा बाई आर, तो दोनों का कितना हो जाएगा ऐड होने के बाद में, नेट ई नेट लिख देता हूँ, 4k लैम्डा बाई आर, है ना। के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 से 4 कैंसिल, नीचे पाई एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा, तो कितना आएगा लैम्डा बाई आर पाई एप्सिलॉन नॉट राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर, है ना, यही आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर, है ना। 37वां क्वेश्चन, ठीक है। 37वां क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड क्यू हैविंग द चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एज सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड द फोर्स बिटवीन दैम इज एफ, इफ द 25% ऑफ द चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी दैन द फोर्स बिटवीन द चार्ज बी। तो अच्छा, तो यहाँ पे इनिशियल चार्ज मान लो क्यू है, मतलब ए और बी 2 पॉइंट है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो आर है, ठीक है, स्मॉल आर है, ठीक है। ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। इनिशियली चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है, दोनों का, एक का प्लस क्यू एक का माइनस क्यू है। तो इनिशियली फोर्स कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, के इंटू क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में आर स्क्वेयर, यही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब 25% चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचाएगा 3q/4, है ना। पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया, पॉजिटिव निकाल के इधर दिया, तो ये पॉजिटिव के अंदर क्या इसको घटा देगा, तो कितना ये -3q/4 हो जाएगा। घटा के देखना, मतलब -q प्लस 1/4q कर देना, है ना। तो 1/4q ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से 1/4q ट्रांसफ़र हुआ, तो इसमें ऐड हुआ, तो -q प्लस 1/4q करोगे तो -3q/4 ही आएगा। तो अब इसका मतलब फोर्स कितना आएगा, जो एफ नेट आया, जो नया एफ डैश आया वो कितना आया, k इंटू 3q/4 इंटू 3q/4, मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आएगा 9/16 क्यू स्क्वेयर, और डिवाइडेड बाई में डिस्टेंस तो सेम ही है आर स्क्वेयर। अच्छा, कंपेयर करोगे इसको और इसको, मतलब डिवाइड करोगे, मतलब दिस बाई दिस करोगे तो कितना आएगा 9/16 आएगा, है ना। 9/16 आंसर आना चाहिए इसका 37 का, ठीक है। तो इसका आंसर है 9/16 एफ, है ना, 9/16 टाइम्स हो जाएगा। काफ़ी सिंपल था। 38वां क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। A small hole in the area in the bottom of the fully open tank, ठीक है, फुली फिल्ड ओपन टैंक, तो मतलब पूरा फील्ड ओपन है, ठीक है, वाटर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, छोटा सा क्या है, होल है, ठीक है। तो होल से क्या होगा, वाटर निकलेगा, वेलोसिटी v से मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें रेट निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन हाउस, सच दैट कि इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, हमें 2 मीटर दे रखी है, ठीक है, 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। और जो होल का जो एरिया है वो कितना है, ए मान लो, उसको 2 mm² दे रखा है हमें, ठीक है। हाइट हमें दे रखी है, जी को 10 लेना है, ठीक है। तो आराम से निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो रेट कितना आएगा, क्यू से डिनोट करते हैं, हमें पता है एरिया इंटू वेलोसिटी वी, यही तो होता है ना। रेट होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना, तो यही निकलता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो निकाल सकते हो, तो एरिया को एरिया रखना, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, √2g/h, ये लिख सकते हो ना वेलोसिटी को, कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर काइनेमेटिक्स लगाओगे तो √2g/h, है ना। तो लगा लो, तो एरिया की वैल्यू लिख दो 2 mm², मतलब mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 10⁻², है ना। तो उसका होल स्क्वायर, है ना, सॉरी 10⁻³ का होल स्क्वायर, mm को मीटर में करोगे उसका होल स्क्वायर आएगा एरिया में, ठीक है। तो उसके बाद में √2g/h की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। √2g की वैल्यू 10 ले लो, h की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 × 4, यहाँ से 2 आउटसाइड आ जाएगा। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट आप कैलकुलेट करोगे 12.6 × 10⁻⁶ आएगा, ये आएगा, ठीक है, 12.6 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। फर्स्ट ऑप्शन कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। 39वां क्वेश्चन, द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंट बाय द सर्किट डायग्राम, है ना। तो बुलियन बताना है कौन सा है, एंड है, और है, नैंड है, नोर है। 39 तो देखो एक चीज़ है, यहाँ पे +6 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे अर्थ कर रखा है और बीच में एलईडी लगा रखी है। अगर इसको एक बार हटा दो, मान लो इसको, मानो कि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो डेफिनेटली एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो एलईडी क्या होगी, यहाँ पे ग्लो करेगी, ठीक है। अब क्या करो, जो स्विचेस आपको दिख रहे हैं ए और बी, ठीक है, अब 0 का मतलब ये ओपन है और 1 का मतलब ये क्लोज है, ठीक है, यही है। जब दोनों को 0 किया, मतलब ए और बी को, और ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेट कर देता हूँ, जो ऑपरेशन है इसको एक्स मान लेता हूँ। जब A 0 था, जो B 0 था,
ठीक है। जब ये दोनों जीरो होंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एलईडी जलेगा, एलईडी जलेगा मतलब एलईडी को 1 कर दिया। जब ए को 0 रखा, बी को 1 किया, मतलब ए को 0 रखा, बी को क्लोज किया, कोई फ़ायदा नहीं है, सर्किट अभी भी क्या है, ओपन ही है, ठीक है। मतलब करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, मतलब यहाँ से तो करंट फ्लो करेगा नहीं क्योंकि ये ओपन है अभी भी, तो अभी भी एक्स क्या होगा, जलेगा, एलईडी जलेगा। 1 0 करोगे तभी भी एलईडी जलेगा। अच्छा, जब 1 1 कर दोगे तब क्या होगा, 1 1 करने पे ये भी क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, इस रेजिस्टेंस से पाथ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, शॉर्टेस्ट, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट हो गया बल्ब, इसका मतलब बल्ब जलेगा नहीं, एलईडी जी तुम बल्ब जलेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये किस कंडीशन में होता है, जब 0 0 होता है तो 1 होता है, 0 1 होता है तो 1 होता है, 1 0 होता है तो 1 होता है, 1 1 होता है 0 होता है। नैंड गेट में, नैंड गेट में जब दोनों 1 1 होते हैं तो ऑपरेशन फाइनली 0 होता है ना। तो इसका मतलब ये इसका आंसर नैंड गेट आएगा। 40 क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस हीट इज़ नाइदर ऑब्जर्व नॉट रिलीज बाय द सिस्टम। एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम से हीट ना तो रिलीज होती है और ना ही ऑब्जर्व होती है, ठीक है, तो एडियाबेटिक आंसर आएगा। 41 क्वेश्चन, इसमें क्या है, 800 टन्स कोइल्स, मतलब एन दे रखा है हमें 800, ठीक है। इसके बाद में एरिया दे रखा है हमें दिस 0.05 मीटर स्क्वायर कोयल का, ठीक है। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड दिस दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, व्हेन द प्लेन ऑफ द कोयल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लानर एक्सिस, ठीक है। तो मतलब पहले 90 डिग्री, पहले क्या था, ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड था, है ना, नॉर्मल जो था प्लेन, जो कोयल का जो नॉर्मल था, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग था, ऐसा मान लो, ठीक है। अब क्या किया, 90 डिग्री उसको रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस इन द कोयल बताना, तो काफ़ी सिंपल है ये, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स देख लो, हम सबसे पहले तो हम फ्लक्स की बात करते हैं। तो फ्लक्स, तो डेल्टा फ्लक्स हो ना, चेंज इन फ्लक्स बाई चेंज इन टाइम, तो यही क्या होता है, ईएमएफ होता है ना, यही होता है ईएमएफ। तो हमें चेंज इन टाइम 0.1 सेकंड दे रखा है, तो नीचे तो 0.1 सेकंड लिख दो। अब फ्लक्स कैसे निकालें ऊपर, तो फ्लक्स निकालने का आसान है, एन बी इंटू ए, तो क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए एरिया तो होता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स एन भी गिवन है, तो एन बी ए, तो इनिशियल माइनस फाइनल देख लो, है ना। तो इनिशियल कितना है हमारा, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है हमारा, कोस 90, कोस आएगा ना, एन बी इंटू ए इंटू कोस थीटा होता है फ्लक्स, तो फाइनल कितना है, कोस 90 होगा, और इनिशियल कितना है, कोस 0 होगा, है ना। तो कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव के अंदर आएगा, है ना। तो ई माइनस डी फाइव डी टी, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो एन बी की वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू 800 पुट करो, बी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻5 पुट करो, ए की वैल्यू ये इतनी पुट कर दो, ठीक है। और कोस 90 0 होगा, कोस 0 1 होगा, तो ये -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया, अपॉन 0.1 है। ये टोटल कैलकुलेट करो, ईएमएफ कितना आएगा 41 में, आपका 0.02 आएगा, मतलब ये आएगा फोर्थ, ठीक है। ऐसे यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना, 0.02 वोल्ट आएगा, ठीक है। काफ़ी मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन था। 42 देखो, द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ रिवोल्यूशंस आर इंडिकेटेड इन द फिगर, सब कुछ फिगर में दे रखा है, ठीक है। मतलब और हमें वाई प्रोजेक्शंस ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग, मतलब वाई का प्रोजेक्शन बताना है इसके अंदर, एसएचएम मतलब जो भी प्रोजेक्शन है पार्टिकल का, ठीक है, रोटेटिंग पार्टिकल का उसका। तो काफ़ी सिंपल है ये भी। देखो जो भी इक्वेशन बनेगी तो हमें पता है कि वाई के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे अगर ये 3 है तो ये सर्कल है तो ये भी 3 होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो एसएचएम कंडीशन परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली वाई की इक्वेशन तो ऐसी तो जरूर आएगी, क्योंकि वाई का एम्पलीट्यूड कितना मैक्सिमम 3 है, तो 3 साइन या कोस जो भी है, साइन या फिर कोस, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बन सकता है, ओमेगा टी, ऐसा कंडीशन बनेगा, है ना। ये चीज़ फिक्स है, ऐसे ही बनना चाहिए। अब देखो साइन बनेगा कि कोस बनेगा, ये चीज़ देख लो। अब देखो ओमेगा कैसे निकाले, सबसे पहले ओमेगा के देखते हैं, ओमेगा कैसे निकाले। ओमेगा कितना होता है 2π/t, तो टी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 पुट करो तो कितना आएगा 2, तो ओमेगा कितना आएगा π/2, ठीक है। तो ओमेगा टी कितना आएगा π/2 × t, है ना। अब साइन आएगा कोस आएगा, ये चीज़ देख लो। अब देखो अगर थीटा में अगर ये मान के चलूँ, ठीक है, जब थीटा 0 होगा, है ना, थीटा 0 होगा, इस यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो थीटा अगर 0 हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा अगर थीटा 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे है ना, और वाई पे प्रोजेक्शन कितना है 0 है ना।
और थीटा यहाँ पर अगर यहाँ पे कितना होगा 90 होगा, है ना, और वाई पे प्रोजेक्शन कितना है, कंप्लीट है। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखो पार्टिकल का जो पोजीशन हमें दे रखा है t इज इक्वल टू 0 से, है ना, इसका मतलब थीटा हम ऐसे मेज़र नहीं करेंगे, थीटा हम मेज़र करेंगे t इज इक्वल टू 0 से, है ना। थीटा हमें मेज़र करना है यहाँ से, ये थीटा, है ना। तो थीटा 0, अगर मैं थीटा को 0 कर दूँ t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए। वो ओनली और ओनली फंक्शन कोस में ही पॉसिबल है। जब कोस हमारा 0 होता है तभी वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। हमारा जो फंक्शन आना चाहिए वो कोस का ही बनना चाहिए, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 ही होता है। ठीक है, मतलब वाई डिस्प्लेसमेंट अगर 0 पे देखें तो 0 नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम होना चाहिए t इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब हमारा फंक्शन कोस में ही होना चाहिए और ओमेगा की वैल्यू π/2 इंटू टी होनी चाहिए। तो देखो कोस में होना चाहिए और π/2 टी होना चाहिए। तो देखो फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन में 3 कोस ओमेगा कितना है, ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी था ना, ओमेगा कितना है π/2 इंटू टी, और कोस में होना चाहिए। साइन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि साइन 0 0 ही होता है, कोस 0 मैक्सिमम होता है, और क्योंकि t इक्वल टू 0 पे थीटा 0 होगा, मैक्सिमम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो वो कोस ही दे पाएगा। ठीक है। अच्छा 43rd क्वेश्चन देखो, 43rd क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, आई बताना है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है। तो देखो आई डी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, करंट का dq/dt, ये हो सकता है। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, CV, है ना। तो C कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो C को बाहर ले लो तो कितना बचेगा, dV/dt। आया समझ में, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा कैपेसिटेंस कितना होता है, सॉरी चार्ज कितना होता है, CV। ठीक है, इसका मतलब हमारा dq/dt कितना आएगा, C कांस्टेंट ही रहेगा तो कितना आएगा dV/dt, और dq/dt को क्या लिखते हैं, करंट लिखते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो, C की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोफैराड, और V dV/dt हमें गिवन है 3 वोल्ट पर सेकेंड, तो 3 इंटू 20 मतलब 60 माइक्रो, है ना, माइक्रो के अंदर आएगा करंट, माइक्रो एम्पियर, मतलब 60 माइक्रो एम्पियर आया करंट। तो देखो वोल्टेज ये क्या हो रहा है, वोल्टेज सोर्स है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू दोनों में सेम आएगी। तो कितना आएगा 60 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर दोनों में सेम आएगा, है ना, क्योंकि वो चार्जिंग हो रही है, वो चेंजिंग, अगर वो चार्जिंग होता और वो जो रेट होता वो रेट चार्जिंग का गिवन नहीं होता, एक कांस्टेंट वोल्टेज से गिवन हमारा चार्ज होता, तो हमारा उस केस के अंदर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट था, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं आती। ठीक है, ओनली हमारा कंडक्शन करंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जिंग चेंज हो रही है रेट, तो मतलब सेम आएगा दोनों में, 60 माइक्रो एम्पियर 60 माइक्रो एम्पियर सेम आएगा, मतलब चार्जिंग हो रही है, मतलब सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 44th क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है क्वांटिटीज़ एक्स का, सिंपल सा है ये तो बिल्कुल। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं डेल्टा x/x कितना होगा, 2 इंटू डेल्टा a/a, ये तो आता होगा सबको, प्लस मतलब ये जो कोफिशिएंट है जो भी है वो उसके जो ये आपको पावर दिख रहा है वो कोफिशिएंट बन जाएगा, मतलब हाफ डेल्टा b/b प्लस 1/3, क्योंकि मैक्सिमम की बात करें सभी प्लस में लेना पड़ेगा, डेल्टा बाई c/c और 3 डेल्टा d/d। समझ में आ रहा है, जो पावर है वो कोफिशिएंट्स में बन जाएगी सभी की सारी, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है। अब क्या कर दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा का सारा परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो ये 1 गिवन है, तो डेल्टा a/a इंटू 100 1 गिवन है, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू डेल्टा b/b इंटू 100 कितना गिवन है हमें 2 गिवन है, तो ये 2 आएगा, ये 1/3 इंटू ये 3 गिवन है, ये 3 इंटू ये 4 गिवन है। सारा सोल्व कर लो तो यहाँ पे ये परसेंटेज एरर, टोटल ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो कितना आएगा ये हमारा, ये सोल्व करने के बाद हमारा 16 आएगा, 16 आंसर है, सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ से। ठीक है, अच्छा 45 देखो, 45 डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस है। ठीक है, ए cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current. The plot of the magnitude of the magnetic field B with the distance t from the center of the conductor is correctly represented by the figure. ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे सोच सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला बेसिस ही है डायरेक्ट। ठीक है, कि हमारे पास एक इस तरह से सिलेंडर गिवन है,
ठीक है। एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस देखें स्मॉल आर, ठीक है, तो इनसाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा और आउटसाइड में अलग होगा, क्योंकि जो सिलेंडर बनाया है एक प्रकार से वायर जैसा बिहेव कर रहा है ना, करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस आर डिस्टेंस के बाद और कैपिटल आर डिस्टेंस के बाद में और कैपिटल आर डिस्टेंस से कम अलग अलग बिहेव करेगा। अगर हमारा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हुआ, मतलब इनसाइड के अंदर, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, वो फॉर्मूला भी है हमें पता होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे, इस जो सिलेंडर है इसका रेडियस इनटू स्मॉल आर, ठीक है। जब आर हमारा ग्रेटर देन आर होगा, ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई, है ना, अपॉन 2 पाई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो अच्छा यहाँ से देखो, जब आर लेस देन आर था तो ये क्या था, क्योंकि ये बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था। जब आर ग्रेटर देन आर है तब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब अगर इसका ग्राफ देखें मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस स्मॉल आर के साथ में, तो मतलब ये पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रहा था आर तक, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ये घटा 1/r से, मतलब ये 1/r से घटा और ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो आंसर आएगा कौन सा आएगा, आंसर थर्ड सही है कि डिस्टेंस आर तक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ किया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वेयर से, कैपिटल आर स्क्वेयर से, और फिर घटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 45 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो आप देखें कि ये मॉडरेट टाइप क्वेश्चन थे, तो इसके अंदर 40 क्वेश्चन तो आप इसमें इजीली सोल्व कर सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन मान लो इसके अंदर के थोड़े बहुत ट्रिकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2019 के जो फिजिक्स पार्ट था नीट का वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नीट 2018 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।